साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए आवश्यक, अनिवार्य और फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन हम और आप देखते हैं कि अभी 1991 में सरकार ने ये जो उसका दायित्व था उसके कंधे पर उसे उठा करके फेंक दिया और उसका जो निजीकरण और जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हुआ है वह हमारे आपके सबके सामने है। संचालक जी महोदय, मैं सबसे पहले अपने सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच और उसमें भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी और सामाजिक न्याय परिषद के राष्ट्रीय संयोजक माननीय साहब सिंह बघेल भैया जी और यहाँ देश के अनेक प्रांतों से उपस्थित मंच पर उपस्थित अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी हमारे देश के मेरे हिसाब से करीब 18 से 20 राज्यों के यहाँ प्रतिनिधि हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ और इस आज के विशाल धरना प्रदर्शन में हमारे जो मीडिया कर्मी हैं उन सभी को स्वागत करते हुए, अभी आपने साथियों हमारे विभिन्न वक्ताओं को सुना है और हमने जो ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को प्रेषित किया है उसमें बहुत सारी बातें आपके सामने पूरी तरह से स्पष्ट थी। आप ये तथ्यों के माध्यम से भी देख रहे हैं कि आज का ये धरना प्रदर्शन जो आप सब साथियों ने किया है इसमें देश में जो ज्वलंत समस्या हैं उनको पूरी तरह से उठाया गया है, चाहे वो निजीकरण का मामला हो, चाहे शिक्षा के राष्ट्रीयकरण का मामला हो और चाहे पुरानी पेंशन की बहाली का मामला हो, ये कोई भी मामला छूटा नहीं है। तो मैं आज उन सभी अपने यहाँ जाबाज सिपाहियों का जो संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं, सभी का सैल्यूट करता हूँ, सभी का सलाम करता हूँ। और जहाँ तक मैं अपनी बात संक्षेप में, क्योंकि समय की पाबंदी है, तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देश के अंदर जो शिक्षा है तो शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों है, जबकि हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं ने ये व्यवस्था की थी कि देश की भावी पीढ़ी को शिक्षित करने का दायित्व तो सरकार के कंधों पर है। लेकिन और इसी वजह से संविधान में जो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत थे उनमें ये 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए आवश्यक, अनिवार्य और फ्री एजुकेशन देने का प्रावधान किया गया था। लेकिन हम और आप देखते हैं कि अभी 1991 में सरकार ने ये जो उसका दायित्व था उसके कंधे पर उसे उठा करके फेंक दिया और उसका जो निजीकरण और जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हुआ है वह हमारे आपके सबके सामने है। अगर जनता ने इस सरकार की एक षड्यंत्रकारी शिक्षा नीति को नहीं रोका, इसे आगे चलती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो धन्ना सेठों के गुलाम बन जाएंगे और अगर ये कहा जाए कि वो पूरी तरह से अनपढ़ रह जाएंगे। आपने ये देखा है, आखिर ये शिक्षा का जो सरकार को बहाल क्यों करना चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 1935 में उन्होंने बॉम्बे काउंसिल में कहा था कि जो धनाढ्य लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो अपने बेटे बेटियों के लिए कहीं भी अच्छे से अच्छी ट्यूटर का, अच्छे से अच्छे शिक्षक का प्रबंध कर सकता है, लेकिन जो वो अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान में उनको शिक्षा दिला सकते हैं, लेकिन जो साधारण नागरिक हैं वो ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो बच्चों को, आगे की पीढ़ी को शिक्षित करने का दायित्व है वो सरकार का होना चाहिए। उसे सरकार को स्कूलों को खोलना चाहिए और उन बच्चों के लिए, आम आदमी के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
लेकिन हम देखते हैं कि आज सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही घटिया है। अभी इसी बात को ध्यान में रख कर के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि ये शिक्षा शेरनी का वह दूध है, वो दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा, वही दहाड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस शिक्षा के सरकार के ऊपर इसका दायित्व डाला था। दूसरा, महामना ज्योतिबा फुले ने क्यों कहा था कि विद्या बिन मति गेले, मति बिन नीति गेले, नीति बिन गति गेले, गति बिन संपत्ति गेले, एक विद्या बिन शूद्र खचले। ये मराठी में मैं समझता हूँ, महाराष्ट्र के हमारे विद्वान साथी हैं, वो समझते हैं कि अकेले विद्या के कारण इतना बड़ा अहित हुआ। तो मैं संक्षेप में ये बात कहते हुए कि शिक्षा देश की भावी पीढ़ी का भविष्य निर्माण करती है। आज की वर्तमान स्थिति में आप देखते हैं कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कई तरीके की शिक्षा दी जा रही है। एक ग्रामीण पाठशालाएं हैं जहाँ 100-100 रुपये, 100-1200 रुपये में किसी को बेरोजगार को सरकार वहाँ टीचर बना देती है, अध्यापक बना देती है। दूसरा, ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय हैं जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ पर शिक्षक नहीं होते। शहरी प्राथमिक विद्यालय हैं जो बहुत ही जर्जर भवन हैं जिनके, या बहुत सकरे हैं, या जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। ऐसी निजी विद्यालय हैं तीसरी तरीके। और चौथी तरीके के वो विद्यालय हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, जिन्हें हाई प्रोफाइल पब्लिक स्कूल कहते हैं, जहाँ बहुत मोटी फीस दी जाती है और डोनेशन दिया जाता है, और एक तरीके से ग्रांट बच्चों के लिए वो माफी के साथ। अच्छा, तो आप खड़े हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ। तो मेरा कहना है कि इस तरह की शिक्षा जिसमें कहा जाए संक्षेप में कि सरकारी स्कूल गरीब लोगों के लिए, गरीब के बच्चों के लिए, और निजी स्कूल मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए, और ये जो पब्लिक स्कूल हैं ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके माँ बापों के पास अनाप शनाप पैसा है। तो ऐसे में हम लोग ये कैसे मान सकते हैं कि ये शिक्षा जो है एक ऐसी नागरिक पैदा करेगी जो सब एक सोच के साथ चलेंगे। पहले हम देखते थे कि जो इंजीनियरिंग MBBS हुआ करते थे तो वो सरकारी कॉलेजों से हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ सालों में आप देख रहे हैं कि ये काम प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज कर रहे हैं। वो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके बच्चों में मेरिट नहीं है, जिनके बच्चों में मेरिट नहीं है और जिनके माँ बाप के पास अनाप शनाप पैसा है। तो ये सोच जो है इससे क्या हो रहा है कि दोहरी शिक्षा और दोहरी नागरिकों के निर्माण की कार्रवाई ये सरकार के माध्यम से बहुत ही षड्यंत्र के तहत चल रही है। इससे कभी भी नागरिकों में आपस में जो स्वतंत्रता है, समानता है और जो भाईचारा है, भ्रातृत्व है, ऐसी सोच पैदा नहीं हो सकती, भाईचारा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा में एक रूपता लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण भी अति आवश्यक है। इसका एक ही रास्ता है कि शिक्षा राष्ट्रीयकृत हो। जैसे कभी आप देखते थे प्राइवेट बैंक हुआ करते थे तो हमारे बहुत से लोग बैंकों के दरवाजे तक नहीं फटक पाते थे। अगर एक सी शिक्षा हो जाएगी, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो ये आरक्षण की जो बात बहुत से लोग चिल्लाते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक हमें समाधान मिलेगा। और इसलिए मैं ये कहते हुए कि जो गरीब अमीर हैं, छोटे बड़े हैं, किसान मजदूर हैं, उनके सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलनी चाहिए और इसका निजीकरण और व्यवसायीकरण बंद किया जाना चाहिए। आज हम इस विशाल धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि इस पर सरकार अमल करे, और नहीं तो ये अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यही बात करते हुए मैं आपसे रजा चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।